नमस्कार, मैं हूं प्रसून। चुनावी अभियान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निजी चैनल को जो इंटरव्यू दिया वह एक तरीके से मुस्लिम समुदाय को उनका सीधा संबोधन है। इस इंटरव्यू में मोदी ने मुस्लिम समुदाय से आत्ममंथन करने की अपील की है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की मुस्लिम समुदाय में जैसी छवि बनाई, उसकी वजह से मोदी के प्रति मुस्लिम समुदाय के बड़े हिस्से की धारणा यही है कि वे मुस्लिम समुदाय के विरोधी हैं। लेकिन अब पीएम मोदी ने मुस्लिमों से सीधी अपील की है। मोदी ने मुस्लिम समुदाय से आत्ममंथन करने की अपील की है और कहा है कि आप सोचिए कि देश आगे बढ़ रहा है, फिर भी आपका समुदाय कमतर महसूस कर रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या वजह रही कि कांग्रेस के शासनकाल में सरकारी योजनाओं का फायदा मुस्लिम समुदाय को नहीं मिला? प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत में जब योग की बात की जाती है तो उसे मुस्लिम विरोधी बता दिया जाता है, जबकि अरब देशों में योग स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। दिलचस्प बात है कि मुस्लिम रहनुमाई का दावा करने वाले सभी दलों में एक चीज समान रही है, वो मुस्लिम वोट बैंक को सिर्फ और सिर्फ यह डर दिखाए कि बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों का सर्वनाश कर देगी। मोदी ने ऐसे मुस्लिम वोटों के सौदागरों से सावधान रहने की अपील की है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर यह स्थापित अवधारणा है कि कुछ भी हो जाए, मुस्लिम वोटर बीजेपी को समर्थन नहीं कर सकता। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय की रहनुमाई करने वाले कुछ दल भी स्थापित है, जिनमें पहला नाम कांग्रेस का आता है। उसके बाद समाजवादी खेमे के दल आते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल मुस्लिम वोट बैंक पर अपना एकाधिकार मानता है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लेकर भी ऐसी ही सोच है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस समुदाय की इन दिनों सबसे बड़ी हमदर्द बनकर उभरी हैं। एक दौर में कांग्रेस का पूरे देश के मुस्लिम वोट बैंक पर एकाधिकार था। इसके बाद समाजवादियों ने इसमें सेंध लगानी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने उर्दू की शब्दावली का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के स्वर्णिम दिनों में इस कोलाइडल स्कोप की खूबसूरती का आधार ब्राह्मण, मुसलमान और दलित मतदाताओं का कोलाज था। लेकिन समाजवादी छत्रपों के उभार के बाद मुस्लिम वोट बैंक के एकाधिकार की कांग्रेसी अवधारणा छिनने लगी। इसके साथ ही कांग्रेस का राजनीतिक आधार भी सिमटने लगा। हालांकि मुस्लिम समाज का अगड़ा तबका विकास की गंगा में लगातार गोता लगाता रहा है, जिसमें शेख, सैयद, खान इस तरह के लोग शामिल रहे हैं। लेकिन नफरती कट्टरता और शैक्षणिक पिछड़ेपन का शिकार पासमानदा मुस्लिम सबसे ज्यादा हुआ है। जो कथित तौर पर मुस्लिमों का रहनुमा होने का दावा करते थे, उन्हीं दलों के कारण आज भी मुस्लिम समाज जाहिलियत के चलते समाज से कटा हुआ महसूस करता है। बीजेपी के कथित डर के आधार पर बने मुस्लिम वोट बैंक को अव्वल तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे गैर बीजेपी दलों के शासन में सरकारी योजनाओं का भरपूर फायदा मिलना चाहिए था, जिन्होंने उनके वोटों के दम पर सत्ताएं हासिल की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुस्लिम समुदाय का अधिकांश हिस्सा अब भी गरीबी, अशिक्षा की मार झेल रहा है। इससे साबित होता है कि मुस्लिम समुदाय को मुख्य धारा में लाने की उन दलों की ओर से गंभीर कोशिशें नहीं हुई जो बताते हैं कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय की दुश्मन है। अपने राजनीतिक आधार के लिए वोट बैंक की तरीके से मुसलमानों का इन दलों ने इस्तेमाल किया। वोट बैंक बनने का एक असर यह हुआ कि मुस्लिम समुदाय का एक तबका प्रगति की धारा से जुड़ने में हिचकता रहा और पुराने सामाजिक और राजनीतिक खांचे में ही अपने आप को बांधे रखने में भलाई समझता रहा। इसका असर यह भी हुआ कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा आधुनिक शिक्षा और पेशेवर कारोबार से वंचित रहा। उनके मजहबी रहनुमा भी उनको इसी हाल में रखकर अपनी राजनीति साधते रहे। सच है कि मोदी ने मुस्लिम समुदाय के इस अंतर्विरोध पर मुस्लिम समुदाय के ही लोगों का ध्यान दिलाने की कोशिश करके
एक तरह से शांत पड़े तालाब में पत्थर उछाल दिया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, राजनीतिक विश्लेषक, शंभू भद्रा है वरिष्ठ पत्रकार, और प्रियंका पुनिया है समाजशास्त्री। इन तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो मोहम्मद अमीन साहब से, मुसलमानों को अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। वे बधुआ मजदूरों की जिंदगी जी रहे हैं, वे मतलब कांग्रेस के बधुआ मजदूरों की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई भाजपा से डरा रहा है। प्रधानमंत्री का एक कथन है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए प्रसन्न जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया है। और जो प्रधानमंत्री का कहना है इसमें कोई दो राय नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में दिया है और बताया है, समझाया है, समझाने की कोशिश की है। ये आज से नहीं, ये जब से आजाद हुआ देश तब से मुसलमानों का जो है एक तरह से मैं कहूँगा शोषण करती रही कांग्रेस। और कांग्रेस ने शोषण किया, लेकिन नाम मात्र को दिया, उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए और जिस तरह से देना चाहिए। बदनाम बहुत तो किया, बहुत बदनाम किया कि हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा इसमें इससे एक हुआ करते थे, 2-4 MP हुआ करते थे, एक आध राज्यसभा में, और कभी से कोई सूचनाएं नहीं थी। मोहम्मद अमीन साहब, आज जो राजनीतिक चर्चा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का उद्देश्य ये समझना है कि मुस्लिम समुदाय में आखिर वो कौन सी भावनाएं हैं जिसके कारण वो हिंदुओं या बाकी किसी धर्म के विपरीत जो पढ़ा लिखा समुदाय होता है उसको अपना नेता मानते हैं। मुस्लिम समुदाय में देखा जाता है कि वो मौलाना मुल्ला को अपना नेता मान लेते हैं। नहीं, मौलाना मुल्ला को तो नेता का नहीं मानते, ना ही कोई बिलीव करते हैं। देखिए यार बुखारी साहब का क्या है, और भी कई मौलाना हुए, उनका क्या है, चाहे वो बरेली शरीफ रहा हो, चाहे वो वहां रहा हो, कभी भी मुसलमानों ने या इवन देवबंद की बात करें तो इन लोगों ने इन लोगों को नहीं माना वोट के मामले में। वैसे धर्म के मामले में तो माना, इनके फतवे माने, लेकिन जहां तक वोट देने का सवाल है उसने स्वतंत्र रूप से वोट दिया। लेकिन सवाल ऐसे बहुत बड़ा हाथ था, जैसे आप बता रहे हैं, दुनिया जानती है कांग्रेस का हाथ रहा, समाजवादी का हाथ रहा, और आप लास्ट में देखिए कि TMC का हाथ है बंगाल में। तो क्या है कि मुसलमानों को इस तरह से तो डर कैसे बनाया जाता है बीजेपी के लिए? मोहम्मद, नहीं, डराया जाता था प्रसन्न जी, डराया जाता था कि अगर ये बीजेपी के साथ जाएंगे या किसी अन्य पार्टी के साथ जाएंगे तो ये खत्म कर देंगे, इनको खा जाएगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। आप देखिए ना, 2000 से ही पार्टी आई पावर में प्रॉपर तरीके से जो शासन कर रही थी, तो मुसलमानों का ना तो कोई दंगा हुआ 2002 से। आप देख लीजिए मोदी जी के ठीक बात कह रहे हैं मोहम्मद अमीन साहब। शंभू भद्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कोई दंगा नहीं हुआ। शंभू जी, मोदी जी ने ये भी कहा, मुसलमानों से अपील की कि आपको किसने रोका है, आप बीजेपी दफ्तर में जाइए, वहां कब्जा कर लीजिए, आपको बैठने से किसने रोका है। ये बेहद बहुत बड़ी बात कहा उन्होंने। फिर भी इस तरह का अलगाव क्यों दिख रहा है? देखिए, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है पिछले 20 साल के, अगर पॉलिटिकल डिस्कोर्स को आप देखेंगे तो कांग्रेस का जब तक शासन रहा है और कांग्रेस की जो राजनीति है वो दलित और मुस्लिम को अपीज करने की राजनीति रही है, उसको संतुष्ट करने की, खुश करने की राजनीति रही है। लेकिन जब सत्ता में कांग्रेस रही है तो उसमें मुस्लिमों का या दलितों का जो एक कंप्लीट सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक, ये तीनों स्तर पे जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। भारत में जो विकास करने की जो अलग अलग समुदाय के हिसाब से देखेंगे तो निश्चित रूप से मुस्लिमों को कांग्रेस ने या कांग्रेस बाद में जो कांग्रेस के बाद जो दल उभरे, छोटे दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार की लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पार्टी हो, जितने भी पार्टी है वो मुस्लिम को खुश करने के लिए, अपील करने के लिए मुस्लिम और करते रहे, उसका बोझ। शंभू जी, मैं समझना चाहता हूँ ये अपीजमेंट की पॉलिसी तो तब शुरू होगी ना जब आप अपने आप को दिमागी रूप से कुंद कर लेते हैं, किसी का विश्लेषण नहीं करना चाहते हैं और आप ये मान लेते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं देंगे तो ये हमें खा जाएंगे दूसरे पार्टी वाले। तो इस तरह की भावनाएं कैसे पैदा हो रही हैं और खत्म क्यों नहीं हो रही है 70 साल 80 साल में? उसी बात पे आ रहा हूँ कि इसकी पृष्ठभूमि में मैं आपको ले गया
कि ये इस तरह की राजनीति होती रही और जिसके वजह से मुस्लिमों के सामने में एक डर दिखाया गया बीजेपी का, होता नहीं एक दुश्मन खड़ा कीजिए, तो मुस्लिमों के सामने में एक विपक्ष ने डर दिखाया, वो बीजेपी का डर था, वो संघ का डर था कि ये रहेंगे तो आपकी जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी या आपको वो चीजें नहीं मिलेगी। तो ये धीरे धीरे पॉलिटिकली इसको एक डर क्रिएट किया गया और उस डर में ये मुस्लिम जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उनके जो कुछ रहनुमा हैं जो खास करके मदरसे और मस्जिदों से या देवबंद जैसे संस्थाओं से जो संचालित होते हैं उन तरह के लोगों ने उसको और बढ़ावा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं समाजशास्त्री सोशियोलॉजिस्ट प्रियंका पुनिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी। आप एक समाजशास्त्री के नाते समाज और मानव व्यवहार का अध्ययन करती हैं, अपराध, धर्म, परिवार की संरचनाओं का अध्ययन करती हैं। अब सरल भाषा में आपसे पूछा जाए तो कौन सी ऐसी संरचना है जिसके कारण मुस्लिमों के अंदर बीजेपी का डर खत्म नहीं हो रहा है? प्रसून जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, और आपने चैनल पे बुलाया उसके लिए धन्यवाद। अगर हम गहराई से सोचें तो सबसे पहले तो कोई भी धर्म हो, ये सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं है, पर हाँ यहाँ पे हम अगर एक समुदाय के एक धर्म की बात कर रहे हैं तो देखिए हम जितना मर्जी फैक्ट्स निकालें, जो एक आखिरी बात और एक काम की जो बात निकल के आएगी वो ये है कि कोई भी अगर बच्चा है, अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसका आधार हमेशा शिक्षा रहता है। तो शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो और संसाधनों में जो है वो उनकी कितनी वो हिस्सेदारी है, बिल्कुल बात होनी चाहिए। तो संरचना के आधार पर अगर हम देखें, क्योंकि अगर मुस्लिम में धर्म को बहुत मानते हैं तो मेरी विनती है कि उस आधार पर जहाँ, क्योंकि वो धर्म को बहुत मानते हैं। प्रियंका जी, हमें लगता है हमें अपनी बात को इस तरीके से रखना चाहिए कि धर्म को मानने वाले तो हिंदुस्तान में 90% लोग हैं। जी जी, जो आंकड़े आए थे जनगणना के उसमें से महज 80 लाख लोग ऐसे थे जो अपने आप को नास्तिक कहते थे। मुझे लगता है मामला कुछ और है। कारण क्या है कि जो सबसे बड़ा लाभार्थी समूह है, जो सरकारी योजनाओं का लाभार्थी समूह रहा है, वो मुस्लिम समाज रहा है। उसके बावजूद एक बड़ा समुदाय अपने आप को बीजेपी से काट के रखा हुआ है। धर्म मानना अलग बात है, लेकिन बीजेपी से डरना दूसरी बात है। ये सामाजिक ताने बाने की बात है। समाज में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इसको आइसोलेट करके रखी हुई है। वही चीज समझना चाहता हूँ प्रियंका जी आपसे। देखिए प्रसून जी, फिर भी मैं यही कहूंगी कि आप अगर हम अध्ययन पे जाए, आंकड़ों पे जाए, तो 3% से भी कम जो है वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक बच्चे जा पाते हैं। तो कहीं न कहीं पारिवारिक संरचना या फिर धार्मिक संरचना या सामाजिक संरचना के आधार पर अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए शिक्षा, मैं फिर भी कहूंगी शिक्षा और रोजगार मेन मुद्दा है। और यही होना चाहिए कि हमें अब चुनाव के दौरान इस बात को उठाने की बजाय, माफ कीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन सत्ता में रहते हुए प्रधानमंत्री जी ने उठाया होता और पूछा होता कि आप अपनी राय दें, अपना मत दें, आप बताएं कि आपको उस समाज से ही पूछा होता कि आपको क्या चाहिए, किस तरह की हम योजनाएं ला सकते हैं। और लगातार पूछते रहे प्रियंका जी, लगातार पब्लिक डोमेन में ऐसे सवाल आते रहे और पूछा जाता रहा, सर्वे भी किया जाता रहा है। लेकिन मुस्लिम समुदाय का एक अलगाव की भावना है, जिसको डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब भी बड़ी खूबसूरती से बता रहे हैं। उसके पीछे कारण बता रहे हैं मोहम्मद अमीन साहब। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा था कि आवाज आ रही है ना? आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मेरा ये कहना है कि मुसलमानों को इस तरीके से डराया जाता रहा कि आपको ये खत्म कर देंगे अगर ये आएंगे, और आपको जीने नहीं देंगे, आपको देश की छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन जब 2000 से पावर में आए मोदी जी, ना तो गुजरात में देखा हुआ, और सेंटर में आने के बाद भी कोई ऐसे झगड़े नहीं सरकार में, न यूपी में हुआ। ये सरकार चल रही है आराम से। सिर्फ एक चीज की इसमें कमी आपको देखने को मिलेगी, जो मैं कह सकता हूँ, कहना भी चाहिए, कि जो बीजेपी ने अभी तक मुसलमानों का प्रतिनिधित्व संसद के तौर पे नहीं दिया, ना ही संसद के तौर पे मिला है, ना ही लोकसभा मिला है, न राज्यसभा मिला है। इसलिए इन सब बातों में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो चीजें हैं वो माने रखती हैं दिखाने के तौर पे। जैसे कांग्रेस ने दिखाने के तौर पे तो
2-4 मिनिस्टर रखे, 2-4 गवर्नर रखे, 2-4 MP रखे, 6 MP रखे, तो ये बात थी। तो अगर इसमें प्रतिनिधित्व दिखता है, और ये भी ऐसा नहीं है बीजेपी ने दिया, बीजेपी ने केरला से दिया, लेकिन वो समझ में नहीं आया, जिसे अभी दिया एक मेंबर पार्लियामेंट का टिकट। इनको चाहिए था कि यूपी में 2-4 मुस्लिम सीटों पर देना चाहिए था टिकट। उसका नतीजा ये होता है कि उससे प्रचार और प्रसार होता। मोहम्मद अमीन साहब, मोहम्मद अमीन साहब, अभी भी समय है दिखाने के लिए ही तो बीजेपी काम नहीं कर रही है। वो तो कहती है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, ये वाला मामला नहीं है, संपूर्ण समाज का उनके। देखिए, दिखाने वाली राजनीति तो कांग्रेस करती थी, लेकिन हम दूसरी बात कर रहे हैं। आखिर वो क्या कारण है मोहम्मद अमीन साहब कि आरजेडी एक पार्टी बन के बिहार का वोट लेती जाती है, समाजवादी पार्टी दूसरे हिमायती बन के वोट लेके जाती है, लेकिन उनको भी मालूम है उनके समुदाय का इनके शासनकाल में कोई ऐसा उत्थान नहीं हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। 100% जी, इस बात से आप एग्री करेंगे कि इन पार्टियों में चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, और चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, या आप दूसरी बात कर रहे हैं बिहार की पार्टी का, आरजेडी का, इन लोगों ने दिखावा ज्यादा किया, शोर ज्यादा मचाया, दिया कुछ नहीं है, इसमें नो डाउट, ये समझदारी की बात है। लेकिन वो समझाने में सफल रहे हैं, सिर्फ दिखा के समझाने में, दिया कुछ नहीं। ये कहा ये केले का गुच्छा है, हम तुम्हें देंगे, दिया कभी नहीं। अगर एक सड़ा हुआ केला गिर गया, उसको धूप दे दिया कि ये पक्का हुआ खा लीजिए, लेकिन पूरा बंच कभी नहीं दिया। आज बीजेपी सब कुछ दे रही है, लेकिन दिखने में नहीं समझ में आ रहा लोगों को किस तरह दे रही है। शंभू बद्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। आधा चुनाव बीत चुका है, अब क्या लग रहा है प्रधानमंत्री की ये अपील, इसे आप राजनीतिक अपील मानेंगे या दिल से निकला हुआ समाज में आपसी भाईचारा बढ़ाने वाली अपील मानेंगे? शंभू जी, देखिए, ये दिल से निकला हुआ है, क्योंकि जो सिचुएशन है, हमारे जो साथी वक्ता हैं ऑलरेडी कह रहे हैं कि आपने सर्च कमेटी की रिपोर्ट से लेकर के तमाम तरह के आर्थिक सर्वे है, जनगणना के सर्वे है, जिसमें मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन के आंकड़े हमारे सामने है, सरकार के सामने है। तो प्रधानमंत्री की जो ये अपील है वो निश्चित रूप से एक अंतरात्मा से निकली हुई बात है कि मुस्लिम समाज को आत्मचिंतन करना चाहिए कि राजनीति में कौन अछूत है, कौन छूत है, जिनके साथ हैं आप, क्या वो आपको सही मायने में आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, सही मायने में आपके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं क्या? सभी जो भी दल उनको अपील करते रहे हैं, कभी न कभी सत्ता में रहे हैं, तो सत्ता में रहते हुए उन्होंने क्या किया है उन समाज के उत्थान के लिए, उनके शैक्षिक उत्थान के लिए? तो ये प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, जो उन्होंने कहा है, निश्चित रूप से वो अंतरात्मा की बात है उनके। प्रियंका जी, समाज शास्त्री के नाते जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि मुसलमान अपने समाज सुधारकों का उस तरीके से स्वागत नहीं करते हैं जैसे अन्य धर्मों में उनके समाज सुधारकों को सम्मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, कम से कम उनकी बात सुनी जाती है और उस पर विचार होता है। यहाँ तो कुछ अलग ही दिखने लगता है, जैसे समाज सुधार की बात कोई करता है उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। तो जो ये स्पेस नहीं है, क्या यही सबसे बड़ा कारण है? देखिए प्रसून जी, मुझे लगता है कि मैं फिर वही बात कहूंगी कि आत्ममंथन तो जरूरी है और आत्ममंथन का समय है। ये जो समुदाय ये समझे कि इन्हें अपनी तरक्की के साथ जो संसाधन तरीके के जो मार्ग हैं उस पर आत्मचिंतन करना होगा। देश को जो राष्ट्र हित में एक इंटीग्रेशन की भावना लेके आनी पड़ेगी, देश को दिल से अपनाना पड़ेगा और ऐसा नहीं कि अपनाते नहीं है और बाकी लोगों को ये धारणा दिल से निकालनी होगी कि ये समुदाय देश के हित में नहीं है या फिर देश की इनमें देशभक्ति की भावना नहीं है। तो हम एक होता है पॉजिटिव पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन, उसको यूज करते हुए हमें भाईचारे की भावना को आगे कौन लाएगा भाईचारे की भावना? इंटीग्रेशन के तहत उन्हें एक किसी भी पार्टी का वोट बैंक बनने की जरूरत नहीं है। प्रियंका जी, ये भावना, जिस भावना की आप बात कर रही हैं, इस भावना को किसको लाना है? हिंदुओं को लाना है, मुस्लिमों को लाना है, किसको लाना है? यही आत्ममंथन है मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए आत्ममंथन है। बेहद अहम बात कर रही हैं मोहम्मद अमीन साहब। प्रियंका जी कह रही हैं ये आत्ममंथन का समय है और मुस्लिम समाज को सोचना हुआ जा कहाँ रहा है, बाहर से कोई समाज सुधारक नहीं आएगा। आपसे पूछना चाहते हैं, चूंकि आप तमाम दलों के कार्यालयों में भी जाते हैं, बीजेपी में भी गए होंगे आप, तो आपको क्या लगता है वहां मुसलमानों को लेके कोई दुराव बैर दिखता है या सामान्य धारणा बनी रहती है? जहाँ तक मेरी जानकारी है और मेरा आना जाना भी हुआ है देखने में,
तो वहाँ पर किसी तरह का भेद व्यवहार नहीं किया जाता मुसलमानों के साथ में, बल्कि मुसलमानों का स्वागत किया जाता है, अच्छी तरीके से बात की जाती है, चाय पिलाई जाती है। और देखिए जहाँ तक टाइम आया है, मतलब नहीं है कि उन्होंने सभी को दिया है सब। मोहम्मद अमीन साहब, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है, मैं दोबारा आता हूँ। शंभू भद्रा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। शंभू जी, मोहम्मद अमीन साहब की आवाज जब तक ठीक होती है तब तक आपसे जवाब ले लेते हैं कि मोदी की ये अपील कि मुसलमान बीजेपी दफ्तर में जाएं, आपको लगता है कि जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ जो सकारात्मक सोच वाले हैं वो निश्चित रूप से जाकर के देखेंगे, उनका अपील, उनकी जो अपील है उनको ध्यान से सुनेंगे मुस्लिम समाज के लोग, और जो प्रगतिशील सोच रखते हैं, जो शैक्षिक रूप से अच्छे हैं, जो मुस्लिम समाज में सुधार चाहते हैं, तो उस तरह के लोग जो हैं दिक्कत तो यही है शंभू जी, अच्छे लोग जाएंगे तो खराब लोग कहाँ जाएंगे? निश्चित रूप मोहम्मद अमीन साहब, कट्टरपंथी है, पढ़ा लिखा आदमी जाएगा तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो कट्टर है, जाने की जरूरत तो उसको है। तो यह बदलाव कैसे आएगा? जो अच्छे लोगों को बिठाया जाए और वो अपने आप। मोहम्मद अमीन साहब की आवाज में कुछ समस्या आ रही है। प्रियंका जी, प्रियंका जी, हाँ जी प्रसून जी, हाँ जी। 30 सेकंड में आपका जवाब चाहेंगे कि वोट बैंक वाली राजनीति भारतीय समाज से हटाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, यही मुझे लगता है, अगर प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, अगर अभी ये समुदाय जो है, मुस्लिम समुदाय, इस बात पे आए कि देश के विकास के लिए और स्वयं के विकास के लिए जो शिक्षा, रोजगार, उन्नति की बात हो, और ये जो एक नफरत का माहौल है, ये मैं ये नहीं कहती कि वो फैलाते हैं, बट उनसे इनको बचना चाहिए, इस तरह के माहौल से। और चाहे उनके धार्मिक संस्थान है, चाहे परिवार के तौर पे हैं, उन्हें अपने बच्चों की आगे परवरिश ऐसे करें कि एक सकारात्मक और प्रगतिशील सोच के साथ देश को अपनाते हुए, यहाँ के लोगों को अपनाते हुए, देश में भागीदारी करते हुए। बड़ी बात कह रही है प्रियंका जी। मोहम्मद अमीन साहब, अब आपकी आवाज आ रही है शायद। एक बात समाज के लोगों को जो आना चाहते हैं आए, उनको जुड़े, और जुड़ने के साथ वो लोग जुड़ेंगे मुसलमानों को और अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आप देखा कि जो भी मुसलमान थे। मोहम्मद अमीन साहब की आवाज में अभी भी कुछ समस्या आ रही है। शंभू जी, मोहम्मद अमीन साहब बेहद अहम बात कर रहे हैं कि आपको उस समुदाय की रहनुमाई करने वाले लोगों को जोड़ना होगा, वही आगे एक कड़ी बनाएंगे। तो इसकी जिम्मेदारी नेताओं पे छोड़ी जाए, नेताओं पे छोड़ी जाए, धार्मिक समुदाय के नेताओं पे छोड़ी जाए, मुल्ला मौलानाओं पे छोड़ी जाए, या आम आदमी पे छोड़ी जाए इसकी जिम्मेदारी? देखिए, जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, उनको उनमें हर तबके के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, आपको संगठन चलाते हैं, उस तरह के लोग हैं, जमीयत उलमा हिंद जैसी संस्थाएं हैं। तो इन संस्थाओं को आगे आना होगा। और जो शंभू जी, आखिर क्या कारण है कि सामान्य मुसलमान बीजेपी के दफ्तर तक नहीं पहुंच पाता है या जाना ही नहीं चाहता है? उनके मन में शुरू से एक डर बैठाया गया है कि जो हिंदुत्व की बात है वो कट्टर हिंदुत्व की बात हो जाती है हिंदुस्तान, और उसको हर चीज को धर्म के नजरिए से देखने की बात हुई है, जबकि हिंदू। प्रियंका जी, जल्दी से 30 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हिंदुओं को लेकर डर बैठाया गया है मुसलमानों के अंदर, या इस्लाम खतरे में है, इससे निपटने के लिए मुस्लिम समुदाय को खुद क्या करना होगा? देखिए, मुस्लिम समुदाय को इस बात से बाहर आना पड़ेगा। एक इंटीग्रेशन की जो भावना है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए, और मैं कहती हूँ इस तरह से दोनों तरफ से क्या मतलब है आपका? जी, दोनों तरफ से क्या मतलब है? दोनों तरफ से मतलब, अगर कोई भी, मैं ये एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रही, जो भी हमारे नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के, आपने बेहद अहम बात की प्रियंका जी कि लोगों को अब स्वीकार करना पड़ेगा सच्चाई, और अपने आप को आगे लाके हिस्सेदारी मांगनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का डिबेट में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।